नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं मिस्टर एक्स आज आपके लिए एक ऐसे शख्स की आपबीती लेकर आया हूं जो आज तक अपने साथ हुए उस भयानक वाकये से बाहर नहीं निकल पाया है। हालांकि मैंने प्राइवेसी के लिए उस लड़के का नाम बदल दिया है, तो उनका नाम है राहुल। और जब उनके साथ ये घटना घटी थी तब वह मनाली घूमने के लिए निकले थे अपने एक दोस्त के साथ, और ये टूर उन्होंने बाइक पर ही प्लान किया था। तो जब वह अपने घर से निकले थे तब तो मौसम एकदम साफ साफ था। वो गर्मी का मौसम था, उमस भरी हुई थी। लेकिन अचानक जब आधी रात होती है और यह बाइक पर सफ़र कर रहे होते हैं तो भयंकर बारिश शुरू हो जाती है, और बस उस बारिश से बचने के लिए अपने लिए कोई जगह तलाशने लगते हैं। लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जब इनको रहने के लिए जगह नहीं मिल पाती तो सड़क के पास में ही उन्हें एक छोटी सी टपरी नजर आती है। अब देख लो कि इन्होंने इतना सा सोचा कि चलो बारिश हो रही है तो थोड़े समय तक के लिए इस टपरी में रुक जाते हैं। अब इनकी दशा ऐसी थी या इनके कर्म कुछ ऐसे थे कि वह टपरी इनको अपनी तरफ खींच लेती है, और एक बार उनका उस टपरी में जाना हुआ। बस उसके बाद उनके साथ क्या हुआ वह वाकई हैरान कर देने वाला था। राहुल तो आज भी उस हादसे को याद कर करके बहुत ज्यादा खौफ में चले जाते हैं, और उस एक हादसे की वजह से उन्होंने चाय पीना तक छोड़ दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला चाय का उस घटना से क्या ताल्लुक हुआ, तो यह तो आपको उस घटना को जानने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आज भी जब वह चाय को देखते हैं तो उनके रोंगटे डर के मारे खड़े हो जाते हैं। तो जो भी साथी पहली बार चैनल पर आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आप हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है, और आप हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। चलिए शुरू करते हैं। रात के करीब 2 बजे रहे थे। पूर्णिमा का चांद बादलों की ओट से झांक रहा था, जिसकी हल्की रोशनी में हाईवे पर सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था। राहुल और समीर दोनों पक्के दोस्त अपनी रॉयल एनफील्ड पर सवार होकर मनाली से दिल्ली लौट रहे थे। वे लोग पानीपत से निकले ही थे कि अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। बाइक पर पीछे बैठा राहुल बोला, यार वाओ, अचानक से मौसम कितना मस्त हो गया, वरना तो पूरा रास्ता उमस में ही कट गया। समीर बोला, हाँ यार सही कह रहा है, चल रात का सफर बढ़िया कट जाएगा। बारिश भी तेज हवा के साथ हो रही थी। कुछ देर तक तो दोनों दोस्तों को वो बारिश अच्छी लगी, क्योंकि वो गर्मी में सर्दी का एहसास करा रही थी। उमस भरे मौसम में अचानक बारिश का होना वरदान से कम नहीं था, लेकिन हवा के साथ बारिश आने के कारण अब उनका बाइक चलाना भी मुश्किल हो रहा था। राहुल समीर से बोला, यार बारिश तो रुक ही नहीं रही बल्कि और तेजी के साथ पड़ रही है। ऐसे में हम बाइक तेज भी नहीं चला सकते। वैसे मैं तुझसे कह रहा था कि रात कहीं रुक जाते हैं, लेकिन तूने मेरी एक नहीं मानी। समीर कहता है, अब मुझे क्या पता था कि अचानक इतनी जोर से बारिश हो जाएगी। राहुल और समीर की हालत बुरी होने लगी थी। दिन भर की लंबी राइड और ठंडी हवा से उनकी हड्डियां अकड़ गई थीं। राहुल ने कहा, यार अब कहीं भी कोई रुकने का ठिकाना मिले तो बाइक रोक लेना, मुझसे ये ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही। समीर ने हाँ में सिर हिलाया। उसने बाइक की हेडलाइट की रोशनी में सामने देखा। दूर दूर तक सिर्फ सुनसान सड़क और पेड़ ही पेड़ थे। तभी अचानक एक मोड़ पर सड़क के किनारे एक मध्यम सी रोशनी दिखी। समीर ने तुरंत अपनी बाइक उस दिशा की ओर मोड़ दी और उत्सुक होकर कहा, वहां कुछ है। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे उन्हें एक छोटी सी पुरानी सी चाय की टपरी नजर आई। टपरी क्या थी, बस कुछ टूटे फूटे लकड़ी के खंभे और ऊपर टीन की छत। एक तरफ एक छोटा सा चूल्हा जल रहा था, जिसकी लौ हवा में कांप रही थी। आधी दीवारें मिट्टी की थीं तो आधी सीमेंट की, जो अब काफी पुरानी लग रही थीं। दीवारों पर कुछ तस्वीरें टंग रही थीं जिनमें धूल लगी हुई थी। इंजन बंद होते ही रात की अजीब सी खामोशी और गहरी हो गई। सिर्फ झींगुरों की आवाजें और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। उस सर्द मौसम में चाय की टपरी देखकर समीर और राहुल की आंखों में चमक आ गई। राहुल ने कहा, अरे वाह यार, बारिश में चाय मिल जाए तो मजा ही आ जाए। समीर ने तुरंत बाइक को साइड में खड़ा किया और दोनों दोस्त जल्दी से टीन के नीचे खड़े हो गए।
वे लोग कुछ 4 मिनट खड़े रहे होंगे, लेकिन अभी तक दुकान पर कोई नहीं आया। राहुल बोला, लगता है दुकान बंद कर दी। समीर ने जलते हुए चूल्हे को देखकर कहा, नहीं नहीं, चूल्हा जल रहा है, सामने सामान रखा है और दुकान खुली है। उस टीन जैसे छप्पर के अंदर भी कुछ बना हुआ था। एक लकड़ी का दरवाजा जो सदियों पुराना लग रहा था, वो हवा के कारण बार बार खुल बंद रहा था। समीर दरवाजे के अंदर झांकता है तो उसे जमीन पर एक बूढ़ा आदमी चादर ओढ़े दिखता है। समीर उस बूढ़े आदमी को आवाज लगाता है, अरे काका, जाग रहे हो क्या? बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे अपनी चादर हटाई। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, जैसे कोई भूखा जानवर देख रहा हो। एक पल के लिए समीर को लगा कि उसने एक डरावनी मुस्कान देखी है, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया कि शायद यह थकावट का असर है। समीर की आवाज से वो बूढ़ा आदमी तुरंत उठकर बैठ गया और बोला, हाँ बेटा। बूढ़े आदमी ने आंखों को गढ़ाकर देखा तो सामने एक नौजवान खड़ा था। बूढ़ा आदमी तुरंत बाहर आया। समीर ने उस बूढ़े आदमी से कहा, काका, 2 चाय मिल जाएगी क्या? आदमी ने गर्दन हिलाई, लेकिन कुछ बोला नहीं। बूढ़े आदमी ने चाय बनने रख दी। समीर और राहुल उस टीन के छप्पर को बड़े गौर से देख रहे थे। तभी बूढ़े आदमी ने कांच के गिलास में 2 कप चाय आगे की। चाय की महक बहुत ही अजीब सी थी। समीर ने बिना सोचे समझे चाय का गिलास उठा लिया, लेकिन राहुल थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। राहुल ने एक नजर बूढ़े आदमी को देखा तो उसकी आंखों को देखकर डर गया। राहुल को उस आदमी की खामोशी और आंखों की चमक ठीक नहीं लग रही थी। अगले ही पल वो बूढ़ा आदमी बोला, चाय ले लो साहब। राहुल ने नजरें चुराते हुए चाय का गिलास उठा लिया। तभी राहुल की नजर सामने बेंच पर पड़े एक अखबार पर पड़ी। राहुल ने जैसे ही अखबार की तारीख पर नजर डाली तो हैरान रह गया, क्योंकि वह अखबार 2 जून 2004 का था। राहुल एकदम चौंक गया, क्योंकि जब उनके साथ यह घटना हुई थी तो वह साल 2015 था। अखबार की हालत देखने में ताजी ही लग रही थी, जिसे देखकर राहुल को और भी ज्यादा अजीब लगने लगा। समीर ने चाय का पहला घूंट भरा और उसे कुछ अजीब सा लगा। वह बोला, यार, ये कैसी चाय है? स्वाद अजीब सा है और ठंडी भी है। राहुल ने भी चाय का एक घूंट लिया और उसका मुंह भी बन गया। राहुल ने उस बूढ़े टपरी वाले को देखा। टपरी वाले बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभरी, जिसे राहुल ने गौर से देखा। उस पल राहुल को लगा कि उसने उस आदमी के पीछे अंधेरे में किसी और की परछाई देखी है, लेकिन पलक झपकते ही वह गायब हो गई और फिर हवा में अचानक एक अजीब सी ठंडी सड़न जैसी गंध घुल गई। राहुल को भी वो चाय ठंडी लगी। उसने बूढ़े आदमी से कहा, हाँ काका, चाय बिल्कुल ठंडी है। बूढ़ा आदमी बोला, चाय तो तुम्हारे सामने ही चूल्हे से उतारी है। बूढ़े आदमी की बात बिल्कुल सही थी। राहुल और समीर ने अपने सामने गर्म चाय गिलास में लौटते हुए देखी थी, लेकिन इतनी जल्दी ठंडी हो जाएगी उन्हें उम्मीद नहीं थी। बूढ़ा आदमी कहता है, लगता है बहुत दूर से आ रहे हो, पूरे भीग चुके हो। समीर कहता है, हाँ काका, मनाली से आ रहे हैं और दिल्ली जाना है। वैसे यहाँ आसपास कहीं कोई होटल या धर्मशाला मिल जाएगी। अब इतनी बारिश में आगे का सफर नहीं कर सकते। बूढ़ा आदमी कहता है, यहाँ आसपास तो रुकने का ठिकाना नहीं है, लेकिन तुम लोग चाहो तो मेरे इस कमरे में रात बिता सकते हैं। बूढ़े आदमी ने पीछे छोटे से कमरे की तरफ इशारा किया, जहां वह खुद सो रहा था। समीर और राहुल एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक दूसरे की रजामंदी लेने की सोचते हैं। राहुल के मन में तो वहां रुकने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, लेकिन समीर स्थिति को देखते हुए बोल पड़ता है, हाँ राहुल, ऐसा करते हैं, यहीं रुक जाते हैं। बाहर तेज हवा भी चल रही है, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। राहुल बेचारा क्या कहता, इसीलिए वो भी हाँ में गर्दन हिला देता है। बूढ़ा आदमी भी अपना चूल्हा बुझा देता है। फिर राहुल और समीर दोनों बाइक से अपना सामान उठाकर उस बूढ़े आदमी के कच्चे पक्के बने कमरे में चले जाते हैं। कमरा काफी छोटा था और कमरे में नाम मात्र के लिए रोशनी थी। एक छोटी सी डिबिया थी जो बहुत ही धीमे जल रही थी, लेकिन बारिश में लगातार भीगने के बाद वो कमरा उन्हें बड़ा सुकून दे रहा था। वे लोग अपने कपड़े बदलते हैं, तब जाकर उन्हें राहत मिलती है।
राहुल और समीर को कमरे से अजीब सी दुर्गंध आती है, जैसे खून की सड़न की गंध हो। राहुल इस बारे में समीर से बात भी करता है तो समीर कहता है, हाँ आ तो रही है, लेकिन हो सकता है आसपास मिट्टी है और बारिश की वजह से अजीब सी बू आ रही हो। राहुल मुंह बनाते हुए कहता है, लेकिन मिट्टी की खुशबू तो बहुत बढ़िया आती है। समीर कहता है, चल अभी काका आएंगे तो उनसे कहेंगे। समीर और राहुल चुपचाप एक कोने में लेट जाते हैं। कमरे में एक छोटा सा झरोखा भी था। राहुल को एक पल के लिए एहसास हुआ जैसे उस खिड़की से कोई झांक रहा है। वह उठा और खुद भी खिड़की के बाहर देख रहा था। बाहर का मौसम देखकर राहुल के जैसे रूह कांप रही थी। तेज चमकती बिजली, बादलों की गड़गड़ाहट एक अलग ही डर पैदा कर रही थी। समीर ने राहुल को आवाज लगाई, राहुल वहां क्या देख रहा है? राहुल ने कहा, कुछ नहीं यार, बस अजीब लग रहा है। सोच रहा हूं थोड़ा आगे चलते तो शायद कोई होटल ही मिल जाता। बेकार में इस अंधेरे से कैद खाने में रुक गए। आसपास कोई दूसरी दुकान या मकान भी नहीं है। समीर बोला, ओहो राहुल, यहां बुराई ही क्या है? होटल जाते तो अच्छे खासे पैसे खर्च हो जाते और यहां फ्री में रुकने के लिए मिल गया है। रात के 2 पहर तो निकल ही चुके हैं ना, एक भी निकल जाएगा और सुबह होते ही हम भी यहां से अपने रास्ते चले जाएंगे। बाहर मत देख, यहां आकर आराम कर ले, मेरी तो कमर अकड़ चुकी है। राहुल समीर के पास आकर लेट जाता है और तभी समीर के कानों में चूड़ियों के खनकने की आवाज आती है। समीर का ध्यान एकदम भटकता है और वह कहता है, लगता है बाहर कोई आया है। राहुल कहता है, होगा कोई राहगीर। समीर कहता है, शायद कोई लेडी है। राहुल कहता है, हाँ तो तुझे क्या करना है? कोई भी लेडी है, तू चुपचाप सोना। समीर कहता है, अरे हाँ, मैं कौन सा लेडी से मिलने जा रहा हूं? सोच रहा था जाकर देख लूं, आंखें सेंकने में क्या ही जा रहा है। राहुल गुस्से में कहता है, तू कभी नहीं सुधरेगा। अभी मुझे ज्ञान दे रहा था कि आकर लेट जाऊं और अब खुद। वैसे तेरी तो कमर अकड़ी हुई थी, औरत को देखने के लिए तेरी कमर ठीक हो गई। समीर राहुल की बात का कोई जवाब नहीं देता और हंसते हुए दरवाजे पर जाता है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बूढ़ा आदमी अकेले ही बैठा था। समीर को अजीब लगता है कि अभी तो उसे किसी लड़की की चूड़ियों की आवाज आई थी और अब बाहर कोई भी नहीं है। फिर वह सोचता है कि शायद उसका वहम होगा, इसलिए वापस लेट जाता है। कुछ देर बाद बूढ़ा आदमी भी उस छोटे से कमरे में एक कोने में लेट जाता है। समीर पूछता है, काका क्या पूरी रात आपकी दुकान खुली रहती है? बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ बेटा, रात में आने जाने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैं पूरी रात दुकान खोलकर रखता हूं। तभी राहुल बोलता है, क्या आपको डर नहीं लगता कि रात में कहीं कोई चोर उचक्का आकर आपकी दुकान से पैसे छीन ले? आसपास सुनसान एरिया है, आपको डर होना चाहिए। बूढ़ा आदमी कहता है, मैं क्यों डरूंगा, मुझे डर नहीं लगता। तुम जैसे लोग डरते हैं, मैं तो यहां बेखौफ रहता हूं। उस बूढ़े आदमी का एक एक शब्द बहुत ही रहस्यमय था। ऐसा लग रहा था जैसे इन शब्दों के पीछे बहुत गहरा राज छुपा है। समीर राहुल के कानों में हल्के से कहता है, अरे यार, क्या फालतू बकवास कर रहा है, चुपचाप सो जाना, वैसे भी थके हुए हैं। ये तो गनीमत है कि इतनी बारिश में सिर ढकने के लिए जगह मिल गई। राहुल और समीर चुपचाप एक कोने में लेट जाते हैं। समीर तो लेटते ही गहरी नींद में चला गया था, लेकिन राहुल को ठीक से नींद नहीं आ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी, लेकिन बिजली के कड़कने और हवा के तेज चीखने की आवाज से उसे ठीक से नींद नहीं आ रही थी और बची कुची कसर वहां का डरावना माहौल पूरा कर रहा था। कुछ देर बाद राहुल के कानों में किसी के फुसफुसाने और धीमे धीमे हंसने की आवाज आई। वो आवाज बाहर से ही आ रही थी। राहुल ने एक नजर बूढ़े आदमी को देखा जो चुपचाप लेटा हुआ था। राहुल ने सोचा शायद बाहर कोई और कस्टमर आया होगा, लेकिन पक्का करने के लिए वह खुद बाहर गया तो देखा कि कोई भी नहीं है। चूल्हे में आग अब भी जल रही है। ये देखकर राहुल हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके सामने ही बूढ़े आदमी ने आग बुझा दी थी। राहुल घबराकर समीर और बूढ़े आदमी की तरफ देखता है और फिर दोबारा उस चूल्हे पर नजर डालता है तो और भी ज्यादा हैरान रह जाता है,
क्योंकि इस बार उस चूल्हे पर चाय का भगोना चढ़ा हुआ था जिसमें तेजी के साथ भाप ऊपर उठ रही थी। राहुल घबराकर समीर के पास वापस आता है। वह समीर को उठाता है। समीर, समीर उठ। समीर नींद ने टूटता हुआ कहता है, क्या हुआ, बारिश रुक गई क्या? राहुल धीमी आवाज में कहता है, यार यहां कुछ गड़बड़ है, चल यहां से चलते हैं। यह सुनते ही समीर की नींद पूरी तरह खुल जाती है और वो एकदम उठकर बैठ जाता है। राहुल घबराते हुए कहता है, यार समीर चल जल्दी अपना सामान उठा और निकल यहां से, मुझे यह जगह ठीक नहीं लग रही। समीर हैरानी जताते हुए कहता है, क्या हुआ, ऐसा क्या देख लिया तूने? राहुल घबराकर उस बूढ़े आदमी की तरफ नजर घुमाता है तो समीर भी उस ओर देखता है। राहुल कहता है, चल मैं तुझे रास्ते में बताऊंगा। समीर पूछता है, अरे बता तो, हुआ क्या? इतनी बारिश में हम लोग कहां जाएंगे? मेरे तो सिर में भी दर्द उठने लगा, बारिश में और भीगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। राहुल कुछ बताता उससे पहले ही वह बूढ़ा आदमी उठ जाता है और कहता है, क्या हुआ बच्चों, नींद नहीं आ रही क्या? एक एक गिलास चाय और बनाकर दूं? इस बार जैसे ही वह व्यक्ति ये शब्द बोलता है तो समीर और राहुल दोनों मारे खौफ के आंखें फाड़ते रह जाते हैं, क्योंकि उस बूढ़े आदमी की आंखें अब लाल हो चुकी थीं, जो उस अंधेरे में अलग ही चमक रही थी। समीर हकलाते हुए कहता है, राहुल ये क्या है? राहुल भी घबराते हुए कहता है, मुझे लगा ही था यहां कुछ गड़बड़ है, जल्दी उठ समीर। समीर और राहुल हड़बड़ाते हुए उठते हैं और जल्दी से कमरे से बाहर जाते हैं, लेकिन इस बार फिर उनकी हैरानी की हद नहीं रहती, क्योंकि सामने चूल्हे के पास वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। समीर एक बार फिर घबराते हुए कहता है, काका आप तो अंदर थे। तब वह बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, मैं हर जगह हूं। इतने में ही राहुल के कंधे पर कोई हाथ रखता है और जैसे ही राहुल पीछे पलटकर देखता है तो एक बार फिर उसके सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। राहुल बार बार दोनों ओर एकटक देखता रहता है तो दोनों ओर एक ही आदमी खड़ा था और उसकी आंखें लाल थीं। राहुल बड़ी हिम्मत करके उस टपरी से बाहर भागता है। बारिश अभी भी तेजी के साथ हो रही थी। राहुल बाइक स्टार्ट करता है और समीर से कहता है, समीर जल्दी आ। समीर भी भागकर बाइक पर बैठ जाता है। राहुल के कंधे पर अभी भी उस बूढ़े आदमी का स्पर्श मालूम हो रहा था और अब ऐसा लगने लगा था जैसे उसकी खाल जल रही है। समीर की नजर भी जब राहुल के कंधे पर पड़ती है तो वह कहता है, यार राहुल तेरे कंधे पर यह क्या हुआ? राहुल बाइक चलाते हुए ही अपने कंधे को छूकर देखता है तो उसकी शर्ट का कुछ हिस्सा गायब था और उसके कंधे पर एक हाथ का निशान था। राहुल घबराकर कहता है, मेरे इस कंधे पर उस आदमी ने ही हाथ रखा था, मुझे तो वो भूत लग रहा है। हमें जल्द से जल्द इस सुनसान रास्ते को पार करना होगा। राहुल और समीर थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि उन्हें सड़क किनारे दोबारा वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है और उस समय राहुल फुल स्पीड में अपनी बाइक तेजी के साथ दौड़ा देता है। बारिश अभी भी अपने उरूज पर थी, लेकिन वे दोनों दोस्त इस कदर डरे हुए थे कि उन्हें बारिश का एहसास भी नहीं हो रहा था। राहुल और समीर रास्ते को अच्छी तरह देखते हुए जा रहे थे। वे सोच रहे थे कि कहीं कोई मील का पत्थर दिखे तो पता चले कि आखिर वे लोग कहाँ हैं और कब तक दिल्ली पहुंच पाएंगे। लेकिन वो सुनसान सड़क खत्म ही नहीं हो रही थी और ना ही कोई मील का पत्थर दिखाई दे रहा था। समीर राहुल से कहता है, यार राहुल तुझे अजीब नहीं लग रहा? इतनी देर हो गई, ये सड़क खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। बार बार वही पेड़ पौधे, बार बार वही सड़क। राहुल कहता है, हाँ यार तेरी बात तो बिल्कुल ठीक है। राहुल ने इतना कहा ही था कि उन्हें सामने से एक पतली सी लड़की आती हुई नजर आती है। उस लड़की के सिर पर एक टोकरा था। जैसे ही समीर और राहुल की नजर उस लड़की पर पड़ती है, समीर तुरंत कहता है, राहुल वो देख, वहां से कोई आ रहा है, जल्दी से उसके पास चलते हैं, शायद उसे यहाँ का रास्ता मालूम हो। राहुल उस लड़की के सामने जाकर बाइक रोक लेता है। वो लड़की भी इन दोनों को देखकर रुक जाती है। राहुल उस लड़की से कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप हमें बता सकती हैं कि यहाँ से शहर कितनी दूर है? वो लड़की मुस्कुराते हुए
कुछ देर तक राहुल और समीर के चेहरे को देखते हैं और फिर कहती है, यहाँ से कम 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, तब जाकर आपको हाईवे मिलेगा। ये सुनने के बाद राहुल और समीर घबरा जाते हैं कि लगभग 15 किलोमीटर चलने के बाद हमें हाईवे मिलेगा। तब राहुल कहता है, लेकिन मैडम, हम तो बहुत देर से इस रास्ते पर चल रहे हैं, यह रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। क्या आप जानती हैं कि ये कौन सी जगह है? वह लड़की कहती है, यह पीपला गांव है। वैसे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? राहुल कहता है, हमें दिल्ली जाना है। रास्ते में हमें एक अजीब सी चाय की दुकान मिली थी, हम लोग वहां ठहरे, लेकिन बाद में हमें सही नहीं लगा, इसलिए अब हम अपने रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन हमें रास्ता समझ नहीं आ रहा। वह लड़की आसमान की ओर देखती है और कहती है, देखिए आसमान में किस कदर काले बादलों ने अपना जमावड़ा लगा रखा है और आगे जाकर उफान पर एक नदी पर बह रही है। मेरी मानिए तो बारिश के रुकने तक का इंतजार कीजिए, कहीं ऐसा ना हो आगे जाने के बाद आप दोबारा फंस जाएं। तभी समीर कहता है, इंतजार? कहाँ इंतजार करें? यहाँ आसपास ना तो कोई होटल है ना धर्मशाला, यहाँ तक किसी गांव का कोई घर भी नहीं दिख रहा। हम पेड़ों के नीचे खड़े रहकर इंतजार करेंगे क्या? बारिश में भीगकर अब थक चुके हैं। वह लड़की कहती है, आप एक काम करिए, अगर आपको दिक्कत ना हो तो आप मेरे साथ चल सकते हैं। सुबह होते ही यहां से निकल जाना, यही पास में मेरा घर है, आप चाहे तो मेरे साथ चल सकते हैं। राहुल के मन में अभी भी थोड़ा शक था, वह शांत था, लेकिन समीर कहता है, अच्छा ठीक है, लेकिन आपका घर कितनी दूर है? वह लड़की कहती है, मात्र 10 मिनट की दूरी पर है। तभी राहुल धीमी से कहता है, समीर यार, इस लड़की के साथ क्या जाना, हम खुद ही रास्ता खोज लेंगे। लेकिन समीर कहता है, तू चुप रह, इतनी देर से रास्ता भटक रहे हैं, अब तो ठहर जाना चाहिए। राहुल कहता है, लेकिन मैं इस लड़की पर विश्वास नहीं कर पा रहा। समीर कहता है, तू पागल है, तुझे इससे क्या, तुझे दुनिया की किसी लड़की पर भी विश्वास नहीं है, तभी तो आज तक तुझसे कोई लड़की पटी नहीं। इतना ज्यादा मत सोच, और इस लड़की को बाइक पर बैठा, हम लोग चलते हैं। समीर उस लड़की से कहता है, चलिए आप हमारी बाइक पर बैठ जाइए और हमें रास्ता बताइए। अब राहुल, समीर और वो लड़की एडजस्ट होकर उस एक बाइक पर बैठ जाते हैं। वह लड़की रास्ता बताने लगती है। इसी बीच समीर उस लड़की से थोड़ी बहुत बातें करने लगता है। फिर उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम ज्योति है। राहुल, जो कि बाइक चला रहा था, वह समीर के बोलने पर बहुत गुस्सा कर रहा था। राहुल को अभी भी कुछ अनहोनी होने का अंदेशा हो रहा था, लेकिन वह उस लड़की के सामने कुछ भी कहने से बच रहा था। तेज हवा के साथ अभी भी बारिश उतनी ही तेजी से पड़ रही थी। कुछ ही दूर चलने के बाद वो लड़की कहती है, सामने वो जो पेड़ देख रहे हो, उसके पास जो घर है, बस वहीं पर बाइक रोक लेना। राहुल और समीर हैरानी से उस पेड़ और बराबर में बने घर को देखते हैं, जो उन्हें बहुत ही अजीब लगता है। राहुल तपाक से बोल पड़ता है, यह आपका घर है? ज्योति कहती है, हाँ। राहुल कहता है, लेकिन आपका घर इतने सुनसान इलाके में, मेरा मतलब आसपास कोई दूसरा घर नहीं है क्या? आप गांव में नहीं रहती? ज्योति कहती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, गांव में भी मेरा अपना घर है, लेकिन इस घर के आसपास हमारे बहुत सारे खेत हैं और खेतों की रखवाली के लिए हमें यहाँ रुकना पड़ता है। अब बाबूजी रोज रोज यहाँ आया करते थे, इसलिए बाबूजी ने यहाँ एक मड़ैया बनवा दी ताकि रोज रोज के आने से बचा जा सके। वैसे मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, लेकिन वक्त बेवक्त यहाँ रुक जाती हूँ, जैसे आज का ही दिन ले लीजिए। मैंने देखा कि आप लोग परेशान हैं, कहाँ भटकेंगे, इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ ले आई। मेरा गांव तो यहाँ से और भी दूर है। समीर कहता है, चलो कोई बात नहीं, कम से कम सिर छुपाने के लिए जगह तो है। राहुल ना चाहते हुए भी अपनी बाइक उस घर के आगे ले जाता है। वो छोटी सी मड़ैया थी जिसमें केवल एक कमरे बना था। ज्योति समीर और राहुल को लेकर उस मड़ैया के अंदर जाती है तो वे लोग देखते हैं कि कमरे के अंदर एक घड़ा, 2 बैंत की कुर्सी और एक चारपाई पड़ी है। मड़ैया का दरवाजा खुला था, जिसकी वजह से तेज हवा उस मड़ैया में भी आ रही थी।
राहुल तुरंत वह दरवाजा बंद कर देता है और फिर उसकी नजर ज्योति के टोकरे पर पड़ती है जिसे वह अपने साथ लेकर आ रही थी। ज्योति ने वो टोकरा दरवाजे के पास ही रख दिया था। जैसे ही राहुल टोकरे में रखें चाय के कुल्हड़ को देखता है, सिहर उठता है। एकदम उसकी याद ताजा हो जाती है। उस घर में एक लालटेन रखी थी। ज्योति लालटेन को जला देती है। रोशनी होते ही राहुल और समीर को राहत मिलती है। राहुल और समीर ठंड से कंपकपा रहे थे। उनके पास उनके कपड़े भी नहीं थे क्योंकि वे लोग अपना सामान उस चाय की दुकान पर ही भूल कर आ गए थे। तभी ज्योति कहती है, लगता है बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। राहुल कहता है, हाँ, ठंड हो ही इतनी रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सर्दियां आ गईं। क्या आपको ठंड नहीं लग रही? ज्योति कहती है, अरे साहब, हम तो गांव में रहने वाले आदमी हैं। धूप क्या, बारिश क्या, हमें सब मौसम में सुकून से रहने की आदत है। वैसे आप लोग कहां से आ रहे थे? समीर बताता है कि वह मनाली घूमने गए थे और अब लौट रहे थे। ज्योति पूछती है, तो क्या आप खाली हाथ गए थे? जब आप इतनी दूर गए थे तो आपको एक दो जोड़ी कपड़े लेकर जाने चाहिए थे। राहुल कहता है, हाँ, हमारे पास कपड़े थे, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि हम एक अजीब सी चाय की टपरी पर गए थे। हम अपना बैग वहीं भूल आए। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। राहुल और समीर घबराकर ज्योति की ओर देखते हैं। ज्योति के चेहरे पर भी शिकन थी। वह कहती है, इस समय भला कौन होगा? समीर अपनी हाथ घड़ी में समय देखता है तो रात के 3:30 रहे थे। ज्योति बहुत ही सावधानी के साथ दरवाजा खोलने जाती है। वह जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने किसी को न पाकर हैरान रह जाती है। वह हैरानी से कहती है, अरे, यहां तो कोई भी नहीं है। लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ती है जहां पर एक बैग रखा था। ज्योति उस बैग को उठा लेती है और कहती है, और यह बैग किसका है और यहां कौन छोड़कर गया? समीर और राहुल तुरंत खड़े हो जाते हैं और दरवाजे पर आते हैं। वे दोनों जब बैग देखते हैं तो उनकी सांसें थम जाती हैं क्योंकि वो बैग राहुल और समीर का ही था। समीर और राहुल एक दूसरे के चेहरे को हैरानी के साथ देख रहे थे। दोनों के मन में ढेर सारे सवाल थे, लेकिन दोनों शांत थे क्योंकि जवाब किसी के पास भी नहीं था। ज्योति वह बैग उठाती है और अंदर ले आती है। राहुल और समीर दोनों के माथे से पसीना टपक रहा था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि यह बारिश का पानी है या उनका पसीना। ज्योति राहुल और समीर के चेहरे को देखते हुए कहती है, क्या हुआ? तुम दोनों के चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ गईं? समीर हकलाते हुए कहता है, क्या मैं इस बैग को खोलकर देख सकता हूं? ज्योति कहती है, लेकिन क्यों? क्या पता यह बैग किसका है? इस तरह से किसी का बैग खोलना अच्छी बात नहीं है। तभी राहुल कहता है, यह बैग हमारा ही है। और इतना कहकर वो बैग खोलकर चेक करता है तो सच में यह बैग उन्हीं का था। इस बैग के अंदर सारा सामान राहुल और समीर का ही था। दोनों बुरी तरह हैरान हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह बैग यहां तक कौन लाया। समीर ने पूछा, बाहर कौन था? ज्योति ने कहा, मुझे नहीं पता। जब मैंने दरवाजा खोला तो बाहर कोई भी नहीं था सिवाय इस बैग के। मैं खुद नहीं जानती यह बैग यहां कौन छोड़कर गया। समीर भागकर दरवाजे के बाहर जाता है और अपने आसपास देखता है। उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। अभी इस बैग को यहां आए हुए 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे तो अचानक वो शख्स कहां गायब हो गया जो इस बैग को यहां छोड़कर गया। और अगर इस बैग को छोड़कर भी गया तो उसे कैसे पता चला कि यह बैग हम तक पहुंचना है? दोनों को परेशान देख ज्योति कहती है, अरे तुम लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो? कोई भी छोड़कर गया हो, तुम्हें इस बैग की जरूरत थी। इसमें से कपड़े निकालकर बदल लो वरना ठंड लग जाएगी। तभी राहुल चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है यह नॉर्मल बात है? तुम जानती हो यह बैग हमसे कितना दूर था और इतनी जल्दी यह बैग हम तक किसने पहुंचाया? राहुल समीर की तरफ देखते हुए कहता है, समीर, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे यहां बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। हम बारिश में ही भीग लेते हैं लेकिन यहां से चलते हैं। तभी समीर घबराते हुए कहता है, लेकिन हम इतनी बारिश में जाएंगे कहां? सब तरफ पानी ही पानी है।
1 घंटे से हम बाइक पर घूम रहे थे, हमें तब कोई रास्ता नहीं मिला, अब आगे कैसे पहुंचेंगे? देख राहुल, जहां तक मुझे पता है बाइक में इतना तेल भी नहीं है कि हम सुबह होने तक बाइक को घुमाते रहें। मेरे हिसाब से यह सुरक्षित स्थान है, हमें जैसे तैसे करके यह रात कट लेनी चाहिए। सुबह हम जैसे भी जाएं अपने घर पहुंच जाएंगे। ज्योति भी समीर का साथ देते हुए कहती है, हाँ राहुल, समीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम बाहर का मौसम तो देखो, इस समय बाहर कोई भी नहीं है। तभी राहुल कहता है, तो तुम बाहर क्या करने गई थी? ज्योति इस बात पर राहुल को घूर कर देखती है और कहती है, मेरा तो रोज का काम है। बैग वाली घटना के बाद राहुल अब अपने आप को और नहीं रोक पाता। वह ज्योति से पूछता है, वैसे बारिश तो शाम से ही हो रही है और शायद आसपास के सभी इलाकों में हो रही है। यह जानते हुए भी तुम आधी रात को इस बारिश के खराब मौसम में यह टोकरा लेकर कहाँ घूम रही थी? मेरे हिसाब से तुम्हें भी अपने घर होना चाहिए था। राहुल के सवाल पर ज्योति शांत हो जाती है। वह राहुल को घूरने लगती है। राहुल दोबारा पूछता है, बोलो, बताती क्यों नहीं? हमें तो यहां से जाने के लिए मना कर रही हो, लेकिन खुद बारिश में घूम रही थी। कहीं तुम भी तो कोई? तभी ज्योति बात को बदलते हुए बोल पड़ती है, क्या मैं भी? आप मुझे कोई गलत लड़की मत समझिए। मैं कोई धंधे वाली नहीं हूं जो रात बेरात दलालों की फिराक में घूमती रहूंगी। इतना कहकर ज्योति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके चेहरे की वो मासूमियत देखकर समीर तुरंत राहुल को डांटता है, अरे तू पागल है क्या? बेकार में किसी को क्यों ब्लेम करता है? देख, बेचारी सीधी सादी लड़की को रुला दिया। राहुल अपनी सफाई में कहता है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ कब कहा? मेरा यह मतलब नहीं था। समीर गुस्सा जताते हुए कहता है, तू चुप कर यार। और ज्योति जी, मैं आपको बताता हूं कि आखिर हम लोग इतना क्यों डरे हुए हैं। दरअसल हमें रास्ते में एक मोड़ पर चाय की दुकान मिली थी। हमने सोचा ठंड हो रही है, ऐसे में चाय का सहारा हो जाएगा और दूसरी तरफ बारिश से थोड़ी राहत भी मिल जाएगी। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो हमें वो चाय वाला आदमी थोड़ा अजीब लगा। हम उसके कहने पर उसकी दुकान में रुक गए, लेकिन बाद में पता चला कि वह इंसान ही नहीं है, वह तो कोई भूत था जो हमें हर जगह दिखाई दे रहा था। वैसे हम इन सब बातों पर यकीन नहीं करते, लेकिन हमने जो कुछ देखा हम उससे इनकार भी नहीं कर सकते। तभी ज्योति कहती है, अच्छा, कहीं आप तुकाराम की बात तो नहीं कर रहे? समीर कहता है, कौन तुकाराम? ज्योति कहती है, वही तुकाराम जिनकी चाय की दुकान है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। तभी राहुल पूछता है, हाईवे पर एक मोड़ है, वो दुकान वही थी, क्या तुम उसी दुकान की बात कर रही हो? ज्योति कहती है, हाँ, वो हमारे गांव के ही थे। आज से कुछ सालों पहले 2 राहगीरों ने तुकाराम और उसकी बेटी को जान से मार दिया था। तब से तुकाराम की आत्मा उस चाय के खोखे पर भटकती है। समीर हैरानी से कहता है, क्या उस आदमी और उसकी बेटी को भी? लेकिन क्यों? उन राहगीरों ने ऐसा क्यों किया? ज्योति ने कहा, यह तो तुकाराम और उसकी बेटी भी नहीं जानते कि आखिर उन राहगीरों ने ऐसा क्यों किया। लेकिन वे राहगीर बदचलन लोग थे। वो बारिश का ही मौसम था। नेशनल हाईवे पर रात के समय अधिकतर ट्रक और बड़े वाहनों का ही आवागमन हुआ करता था, लेकिन गर्मियों की छुट्टी में बहुत से लोग बाइक और कार से भी हाईवे से गुजर रहे थे। इसीलिए तुकाराम गर्मी और बारिश के मौसम में भी अपनी चाय की दुकान रात में खोलता था, क्योंकि रात बेरात किसी भी राहगीर को मदद की जरूरत पड़ जाती थी। वह चाय वाला व्यक्ति न केवल चाय बेचता था, बल्कि जरूरत का कुछ अन्य सामान भी रखता था जिसकी एक राहगीर को जरूरत पड़ सकती है, जैसे थोड़ा पेट्रोल, डीजल। उस रात भी मूसलाधार बारिश हो रही थी और बारिश शाम से ही हो रही थी, लेकिन फिर भी तुकाराम रात का खाना खाकर वापस अपनी दुकान पर गया। घर वालों ने उसे मना किया था कि वह आज रात दुकान पर न जाए, बारिश बहुत ज्यादा है। ऐसे में किसी राहगीर का आना भी मुश्किल है। लेकिन नहीं, तुकाराम की जिद थी कि अरे, ऐसे मौसम में ही तो लोग अक्सर फंस जाते हैं। इंसानियत के नाते उनकी मदद करना मेरा फर्ज है, इसीलिए मैं दुकान पर जाऊंगा। तुकाराम दुकान पर गया। कुछ समय बाद उसकी बेटी ने पाया
कि दुकान का कुछ सामान घर पर ही रह गया है, इसीलिए वह भी अपने पिता के जाने के कुछ समय बाद दुकान पर जाने के लिए निकल गई थी। रात के लगभग 10 बज रहे थे। तुकाराम दुकान में बने छोटे सी कमरे में लेटा हुआ था। उसने दुकान के बाहर टीन के नीचे आग जला रखी थी ताकि लोगों को यह पता चल सके कि दुकान अभी भी खुली है। तेज हवा और बारिश के कारण तुकाराम अंदर था। तब 2 नौजवान हाईवे के उस मोड़ से गुजरे। उन्होंने तुकाराम को आवाज लगाई। तुकाराम भी पहली आवाज में बाहर आ गया। अपने ग्राहक को देखकर तुकाराम के चेहरे पर खुशी आ गई। वह खुशी इस बात की नहीं थी कि उसे पैसे मिलेंगे, उसे इस बात की खुशी थी कि आज फिर वह किसी की मदद कर पाएगा। उन 2 हागीरों ने 2 गिलास चाय मांगी। दोनों राहगीर नशे में थे। तुकाराम ने दोनों राहगीरों को चाय दी। उनमें से एक राहगीर के हाथ से चाय का गिलास टूटकर गिर गया, लेकिन तुकाराम ने कुछ नहीं कहा। वे दोनों राहगीर समझ गए कि तुकाराम सीधा साधा आदमी है। उनमें से एक राहगीर जिसके हाथ से गिलास टूटा था, उसने तो तुकाराम से कहा, दूसरी चाय लेकर आ। तुकाराम ने शांति के साथ दूसरी चाय उस राहगीर को दे दी, लेकिन इस बार उसने चाय का गिलास जानबूझकर गिरा दिया और बोला, अरे यह क्या हो गया? लगता है इस आदमी का गिलास ही ठीक नहीं है, मेरे हाथ में रुक ही नहीं रहा। इतना कहकर नशे में धुत वो व्यक्ति हंसने लगा और उसका साथी उसका साथ देने लगा। तुकाराम ये समझ चुका था कि ये आदमी जानबूझकर मुझे चिढ़ा रहा है, इसलिए इस बार तुकाराम ने उसे चाय नहीं दी, बल्कि चुपचाप अपने स्टूल पर बैठ गया। नशे में वह व्यक्ति बोला, हाँ भाई, चाय दो चाय। तुकाराम ने शांति के साथ कहा, भाई साहब, 2 बार चाय दे चुका हूं, तुमने दोनों बार गिरा दी, मुझे नहीं लगता मेरी चाय तुम पी पाओगे। यह सुनते ही वो राहगीर भड़क गया और तुकाराम को उल्टा सीधा बोलने लगा। काफी देर तक तुकाराम शांत रहा। तुकाराम को लगा नशे में है, कुछ देर भौंक कर चुप हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। जब वह व्यक्ति लगातार बोलता रहा तो उसके साथी ने उसका साथ दिया। फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ती चली गई। हार कर तुकाराम को भी जवाब देना पड़ा और यही जवाबदेही उस पर भारी पड़ गई। वे दोनों शराबी राहगीर तुकाराम के साथ मारपीट करने लगे। तुकाराम एक सीधा साधा और पतला दुबला व्यक्ति था। वह उन 2 नशे में धुत आदमियों से लड़ नहीं पाया। उसी समय तुकाराम की बेटी दुकान पहुंच गई। वह अपने पिता को उस हाल में देखकर एकदम चिल्ला पड़ी। उस लड़की की चीख सुनकर नशे में धुत आदमियों का ध्यान उस लड़की की ओर गया। वह लड़की गुस्से में उन दोनों व्यक्तियों से भिड़ गई, उन्हें मारने पीटने लगी, लेकिन उन पर कब्जा नहीं कर पाई। दोनों राहगीर अब तुकाराम को छोड़कर उसकी बेटी के पीछे पड़ गए। नशे में धुत उन दोनों राहगीरों की नजर जब उस लड़की पर पड़ी तो उनकी नीयत और भी ज्यादा खराब हो गई। वे दोनों तुकाराम को छोड़कर उसकी बेटी को मारने लगे। वे उसकी बेटी से बदतमीजी करने लगे, लेकिन तुकाराम घायल अवस्था में ही उन 2 नशेड़ी लोगों से भिड़ गया और इसी बीच उन दोनों राहगीरों ने तुकाराम को जान से मार दिया। अपने सामने पिता की मौत देखकर वह लड़की घबरा गई और तुरंत वहां से भाग गई, लेकिन उन 2 नशेड़ियों ने उस लड़की का पीछा करना शुरू कर दिया। बारिश में भीगते भागते वह लड़की और नशेड़ी दुकान के पीछे के रास्ते पहुंच गए थे। चारों तरफ अंधेरा था। जब बिजली कड़कती थी तो रोशनी जमीन पर पड़ती थी। वो बेचारी लड़की उसी रोशनी के सहारे रास्ते पर भाग रही थी। लड़की इतनी ज्यादा डर गई थी कि वह रास्ता तक भटक गई थी। जहां उसके कदम पड़ रहे थे वह वहीं भाग रही थी और फिर अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराया, जिससे वह मुंह के बल गिर गई और एक बड़े पत्थर पर उसका सिर लग गया। उस लड़की के सिर से तुरंत ही खून बहने लगा और देखते ही देखते उस लड़की की सांस धीमी होती चली गई। और जैसे ही वे नशेड़ी उस लड़की तक पहुंचे तो देखा कि लड़की की सांस रुक रही है। कुछ मिनट में उस लड़की का चेहरा खून से लथपथ हो चुका था। फिर देखते ही देखते उस लड़की ने उन नशेड़ियों के सामने अपना दम तोड़ दिया। यह देखकर वह नशेड़ी वहां से भाग गए। इतना कहते कहते ज्योति की आंखों में आंसू आ गए थे। समीर कहता है, सच में बहुत ही दर्दनाक कहानी है, लेकिन उस चाय वाले की आत्मा क्यों भटक रही है? क्या उसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया? ज्योति कहती है,
अंतिम संस्कार तो कर दिया था, लेकिन तुकाराम और उस लड़की की आत्मा अभी भी परेशान है, क्योंकि उन्हें बेवजह निर्दोष मारा गया था। ऐसा कहा जाता है कि तुकाराम आज भी उन राहगीरों की राह देख रहा है जिन्होंने उसे और उसकी बेटी को मारा था। तभी राहुल कहता है, तुम्हें क्या लगता है वो दो राहगीर दोबारा इस रास्ते पर आए होंगे? अरे वह तो डर चुके होंगे कि कहीं वे पकड़े न जाएं, और ऐसे तुकाराम की आत्मा कब तक हम जैसे लोगों को परेशान करेगी। ज्योति कहती है, यह तो तुकाराम और भगवान ही जाने, आप लोग कपड़े बदल लीजिए। इतना कहकर ज्योति उस मड़ैया से बाहर चली जाती है। राहुल समीर से कहता है, समीर, पता नहीं क्यों मुझे यह लड़की भी ठीक नहीं लग रही। समीर कहता है, क्या परेशानी है इस लड़की में? अच्छी भली तो है, हमसे अच्छे से बात भी कर रही है, और इस बारिश में इतनी बढ़िया लड़की देखने को मिल गई, और क्या चाहिए? शहर में तो कोई लड़की भाव ही नहीं देती, और यहाँ ये देख, मेरा तो मन गदगद हो गया। मैं तो सोच रहा हूँ इससे आगे बात बढ़ा लूँ। राहुल कहता है, यार तू पागल है क्या? मुझे कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा है। मेरा मन कह रहा है यहाँ से चलते हैं, कहीं ना कहीं जाकर रास्ता मिल ही जाएगा, और अब कुछ ही देर में सुबह भी हो ही जाएगी। यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं है। तभी एक बार फिर उस मड़ैया का दरवाजा बोलता है। समीर आवाज लगाता है, हाँ बस हमने कपड़े पहन लिए। समीर यह सोचकर दरवाजा खोलने जाता है कि शायद ज्योति ने ही दरवाजा खटखटाया होगा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, पाता है कि बाहर कोई नहीं है और अब बारिश भी रुक चुकी है। लेकिन उसकी हैरानी की हद तब होती है जब वह देखता है कि आसपास सब कुछ सूख चुका है। कहीं कोई गीली मिट्टी नहीं है, कोई कीचड़ नहीं है। उसे यह देखकर हैरानी होती है। वह राहुल से कहता है, राहुल इधर आ। राहुल भी दरवाजे पर जाता है, और जब वह बाहर का नजारा देखता है तो उसे भी काफी हैरानी होती है। वह हैरानी से कहता है, समीर यह क्या है? अभी तो इतनी तेज बारिश हो रही थी और अब सब कुछ सूखा है। देख, मैं तुझसे कह रहा था ना, मुझे यहां सही नहीं लग रहा। अभी भी वक्त है, चल यहां से निकल चलते हैं। समीर कहता है, हाँ सही कह रहा है, चल बैग उठा और चल यहां से। समीर और राहुल अंदर जाकर बैग उठाते हैं, लेकिन वे जैसे ही बाहर आने के लिए मोड़ते हैं तो देखते हैं कि सामने वही चाय वाला आदमी खड़ा है। उसे देखकर समीर और राहुल की सिट्टी पट्टी गुम हो जाती है। दोनों के चेहरे पर एक ऐसी दहशत थी जो उनके होश गुम कर रही थी। वह बूढ़ा आदमी राहुल और समीर से कहता है, इतनी जल्दी क्या है जाने की, चाय पीकर नहीं जाओगे? राहुल हकलाते हुए कहता है, देखो हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, हमें यहां से जाने दो। बूढ़ा आदमी कहता है, नहीं इतनी आसानी से नहीं समीर। समीर हैरानी से राहुल की ओर देखता है, क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि उस बूढ़े आदमी ने समीर का नाम क्यों लिया। समीर घबराते हुए कहता है, हमें तुम्हारी मौत के बारे में पता चला, हमें जाने दो प्लीज, हमें जाने दो। हम वो राहगीर नहीं हैं जिनसे तुम्हें मारा है। जिस समय वह बूढ़ा आदमी समीर और राहुल के सामने खड़ा था, दोनों के पैर कंपकपा रहे थे। धड़कन इतनी तेज हो गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे दिल बाहर निकल कर आ जाएगा। समीर चिल्लाकर ज्योति को आवाज लगाता है, ज्योति ज्योति, और तभी ज्योति तुकाराम की आत्मा के पीछे से निकल कर आती है। ज्योति को देखकर राहुल और समीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ज्योति का रूप बेहद भयानक था। उसके चेहरे पर खून ही खून था, बाल खुले हुए थे, शरीर भीगा हुआ था, आंखों में खौफ के साथ एक दर्द था। ज्योति का वो रूप देखकर राहुल और समीर को समझते हुए देर नहीं लगती कि वे लोग अब तक जिस लड़की के साथ थे वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा थी। वही आत्मा जिसका जिक्र वह कुछ देर पहले खुद कर रही थी, वही लड़की जो तुकाराम की बेटी थी और जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था। समीर हैरानी से पूछता है, ज्योति यह तुम हो? यह तुम्हें क्या हो गया? समीर अच्छी तरह समझ चुका था कि यह ज्योति नहीं, ज्योति की आत्मा है, लेकिन फिर भी वह अपने डर को काबू करने के लिए ज्योति से सवाल पूछता है। लेकिन ज्योति समीर के इस सवाल पर हंसने लगती है और कहती है, नादान मत बन, मैंने अभी तुझे अपने बारे में बताया नहीं कि मैं कौन हूं। मैं तुकाराम की बेटी हूं।
वही अभागन बेटी जिसकी मौत तुम जैसे राहगीरों के कारण हुई। धीरे धीरे तुकाराम और उसकी बेटी ज्योति समीर की तरफ बढ़ते हैं। राहुल पहले ही कुछ कदम पीछे हटा चुका था। अब समीर भी धीरे धीरे पीछे हट रहा था, क्योंकि वह समझ चुका था कि तुकाराम और उसकी बेटी उसके और भी आ रहे हैं। जैसे जैसे तुकाराम और ज्योति समीर के करीब आ रहे थे, उन दोनों के शरीर से तेज दुर्गंध चारों तरफ फैल रही थी। समीर घाघराते हुए कह रहा था, नहीं, हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। राहुल इतनी बुरी तरह घबरा गया था कि वह कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वह अपनी जगह जम सा गया था और देखते ही देखते तुकाराम और ज्योति समीर को पकड़ लेते हैं। तुकाराम समीर का गला दबा देता है, जबकि ज्योति समीर को कसकर पकड़ लेती है। राहुल अपने सामने जब ये सब देखता है तो वह तुकाराम और ज्योति से अपने दोस्त को छुड़ाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वे दोनों राहुल को धक्का देकर गिरा देते हैं। राहुल के सिर पर भी चोट लग जाती है। तुकाराम समीर से गुस्से से कहता है, मेरी बेटी के साथ बात बढ़ाएगा, मेरी बेटी पर गंदी नजर रखेगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं उन दो राहगीरों से अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं अपनी बेटी को किसी और का शिकार नहीं होने दूंगा। तुम जैसे लोग इस दुनिया पर कलंक हो, तुम जैसे लोग लड़कियों के लिए अभिशाप हो। तुम पापी हो जो लड़कियों पर गलत नजर रखते हो। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इतना कहते कहते तुकाराम पूरी ताकत के साथ समीर का गला दबा देता है। राहुल अब समझ चुका था कि तुकाराम और उसकी बेटी ज्योति का गुस्सा कोई मामूली गुस्सा नहीं है। इससे पहले कि वे दोनों राहुल पर भी हमला करते हैं, राहुल उस मड़ैया से भाग जाता है, लेकिन जैसे ही वह बाइक पर बैठता है, उसकी बाइक स्टार्ट नहीं होती। इसलिए वह रिस्क न लेते हुए पैदल ही भागने की सोचता है। राहुल ठीक उसी तरह भाग रहा था जिस तरह से किसी दिन ज्योति भागी थी। उसे जहां रास्ता मिल रहा था, राहुल वहीं भाग रहा था और बार बार आसमान की तरफ देख रहा था, क्योंकि वो दिन निकलने का इंतजार कर रहा था। राहुल बार बार पीछे पलटकर देख रहा था, लेकिन उसे तुकाराम और उसकी बेटी की आत्मा दिखाई नहीं देती थी। यह सोचकर थोड़ा रिलैक्स हो जाता था, लेकिन जब उसके सामने उसके दोस्त समीर की मौत आती थी, तो एक बार फिर उसके मन में वह डर पैदा होता था, जिस वजह से वह अपने कदम नहीं रोक रहा था। कुछ ही देर बाद धीरे धीरे दिन निकलने लगता है और एक बार फिर बारिश शुरू हो जाती है। जैसे ही बारिश दोबारा शुरू होती है, राहुल को लगता है कि शायद सब कुछ सामान्य होने लगा है। भागते भागते वह एक गांव के बस स्टैंड तक पहुंच चुका था। वहां उसे एक दो लोग साइकिल से जाते हुए दिखाई दे रहे थे। उन लोगों को देखकर राहुल के अंदर हिम्मत आती है और वह बस स्टैंड पर ही बैठ जाता है। राहुल बुरी तरह घबरा गया था। राहुल को डरा सहमा देखकर एक दो व्यक्ति उसके करीब जाते हैं और उसकी हालत की वजह पूछते हैं। तब राहुल उन लोगों को अपनी सारी आपबीती बताता है। राहुल की बातें सुनकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह जाते हैं। उनमें से एक आदमी उसी गांव का था जिस गांव में तुकाराम रहा करता था। वह आदमी राहुल से कहता है, घबराओ मत बेटा, अब तुम सुरक्षित हो। राहुल रोते हुए कहता है, मैं तो सुरक्षित हूं, लेकिन मेरा दोस्त मारा गया। मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगा। राहुल की बातें सुनने के बाद धीरे धीरे उसके आसपास भीड़ बढ़ने लगती है। वह लोगों से मदद मांग रहा था और कह रहा था कि उसे वापस उसी मढ़ैया में जाना है जहां उसके दोस्त की मौत हुई, और फिर उसी समय पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस के साथ राहुल और कुछ लोग उस मढ़ैया में पहुंचते हैं। सच में समीर की बहुत ही दर्दनाक मौत हुई थी। राहुल अपने दोस्त को देखकर चिल्ला उठता है। वह बुरी तरह रोने और दहाड़ने लगता है। लोग उसे जैसे तैसे करके संभालते हैं। वह मढ़ैया अब लगभग टूट चुकी थी। राहुल बार बार उस मढ़ैया को हैरानी के साथ देख रहा था, क्योंकि कल तक यह बिल्कुल ठीक ठाक और सही सलामत थी। राहुल की जानकारी पर ही पुलिस राहुल को हाईवे के उस मोड़ पर भी लेकर जाती है जहां उन्होंने चाय की वह टपरी देखी थी। पुलिस वाले जब वहां पहुंचते हैं तो वहां पर टपरी के केवल अवशेष ही पाते हैं। राहुल चिल्ला चिल्ला कर यही कह रहा था कि भूत ने मेरे दोस्त को मार दिया, लेकिन पुलिस वालों को राहुल की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था।
क्योंकि पुलिस या कानून में भूत प्रेतों के लिए कोई जगह नहीं होती। हालांकि राहुल का साथ गांव के कुछ लोग दे रहे थे, लेकिन फिर भी पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही थी और अंत में उसके हाथ भी कुछ नहीं लगा। पहले तो उन्हें लगा कहीं राहुल ने ही तो अपने दोस्त को नहीं मार दिया, लेकिन राहुल के खिलाफ भी कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि राहुल ने किसी वजह से अपने दोस्त को मार दिया। राहुल के कंधे पर जले हुए का निशान आज भी मौजूद है, जो उस दिन उसे तुकाराम ने दिया था। राहुल उस सदमे से आज भी बाहर नहीं निकला है। उसने अपने घर से निकलना लगभग छोड़ ही दिया है। वह जहां भी जाता है उसे हर पल एहसास होता है जैसे उसके साथ कोई है। कभी कभी तो उसे बुरे सपने भी आते हैं और वही चाय की टपरी नजर आती है। राहुल को चाय से इस कदर नफरत हो गई है कि अब वह चाय भी नहीं पीता। वह जब भी चाय पीता है उसे अपने दोस्त समीर की याद आती है और अपने साथ हुई वह खौफनाक घटना भी याद आ जाती है। तो साथियों, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि राहुल को आज भी चाय से डर लगता है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है और बार बार उसे अपने दोस्त समीर की बहुत ही याद आती है। अब देखो, ऐसी चीज़ों का कोई अता पता नहीं होता है। हम कहीं भी सफ़र कर रहे होते हैं, अचानक किसी जगह पर आश्रय लेने लग जाते हैं या और कोई कारण से ऐसा कुछ हादसा हो जाता है, तो उस जगह के इतिहास के बारे में हमें कोई पता नहीं होता कि वहाँ पर कौन सा क्या वाकया घटित हुआ था, या फिर उस जगह पर कोई चौराहा हो, कोई तंत्र मंत्र किया हुआ हो। आजकल लोग चौराहे के ऊपर कलश आदि भी रखते हैं, और अगर वहाँ पर हमारा पैर वगैरह लग जाए तो उसका भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि इन सब से बचने का उपाय यही है कि हमेशा भगवान की शरण में रहो, उनको याद करते रहो, ताकि भूल से कभी ऐसी चीज़ों में फंस भी जाओ तो भगवान तुम्हें इन चीज़ों से अपने आप ही बाहर निकाल ले। तो उम्मीद करता हूँ आपने स्टोरी को काफ़ी एंजॉय किया होगा। चलिए अब अपने कुछ साथियों को धन्यवाद देते हैं। अभिमन्यु अप, संकल्प दार्जिलिंग, विद्या केरला, मोहित शर्मा, इरफान ओमान, धर्मेंद्र कुमार दिल्ली, संगीत बलिया, सुनीता खरवार सूरत, लक्ष्मी यादव, अमित कुमार त्यागी। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले एक नई हॉरर अनुभव के साथ।